हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। वेलकम टू इनार्टीजर डिजिटल। स्टार्ट करते हैं कुछ 17 का सोल्यूशन जो सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन पर बेस्ड है। और 17 क्विज में जो थ्योरी ऑफ मशीन पे सब्जेक्ट्स के अंदर जो टॉपिक्स हमने यूज़ किए थे, विच इज़ दी फ्लाई व्हील एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन। और लास्ट कुछ 16 का वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो जिसको भी कोई डाउट रहता है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में बताएं मुझको। और प्रीवियस वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जो हमारी क्विज का, हर एक क्विज का सोल्यूशन उस पर अपलोडेड रहता है, तो वहाँ से आप लोग क्विजेस के सोल्यूशन देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस के, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि क्विज 17 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ सी एफ इज द कोफिशिएंट ऑफ स्पीड फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लाई व्हील देन द रेशियो ऑफ ओमेगा मैक्सिमम एंड ओमेगा मिनिमम विल बी। तो एक बात ध्यान देना, हम सबसे पहली चीज़ है सी एफ होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाई मीन स्पीड, दैट इज द रेशियो विच इज द सी एफ। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन क्या है, मैक्सिमम स्पीड से मिनिमम स्पीड को अगर तुम घटा दो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, ठीक है, कितना रेंज आ रहा है, ठीक है। और मीन स्पीड क्या है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी द मीन स्पीड विच इज द सी एफ। अब ये आरपीएम फॉर्म में इसको तुम लोग चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में आ गया। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सी एफ इंटू ओमेगा मैक्सिमम प्लस सी एफ इंटू ओमेगा मिनिमम बराबर 2 ओमेगा मैक्सिमम माइनस 2 ओमेगा मिनिमम। अब मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, 2 को ऊपर ले जाओ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सी एफ के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें चूंकि ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम का रेशियो चाहिए, तो सिंपल सी बात है, सबको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम लोग कॉमन ले लेंगे। किस चीज़ का बता, सब लोग कॉमन ले लेंगे ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम का, अपना अपना एक दूसरे के साथ। तो माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान देना है, तो इसको इधर की तरफ ले आना ज़्यादा अच्छा है। तो ओमेगा मिनिमम अगर हम इधर ले आएंगे तो सी एफ प्लस 2 हो जाएगा, और अगर इसको इधर की तरफ ले जाएंगे ओमेगा मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा और 2 माइनस का सी एफ हो जाएगा। इस बिहाफ पर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई मिनिमम अगर निकालना हो तो हम कह सकते हैं दैट विल नथिंग बट 2 प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ, ठीक है ना। तो दैट विल बी द आंसर, 2 प्लस सी एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। द स्पीड ऑफ द इंजन वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाउंड टू बी 400 न्यूटन मीटर, द इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील विल बी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्लाई व्हील का डिज़ाइन इसी बिहाफ पे किया जाता है कि कितने इनर्शिया का फ्लाई व्हील यूज करें। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी एनर्जी स्टोर करवानी है, ठीक है ना। तो अगर हमें एनर्जी पता है तो हम इनर्शिया फ्लाई व्हील का डिसाइड कर सकते हैं, और इनर्शिया से मास आ सकता है एक प्रॉपर गिवन या स्टैंडर्ड रेडियस के लिए, ठीक है। तो वी कैन डिजाइन द फ्लाई व्हील बाय दिस कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है ये है कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा, क्लियर है, दैट विल बी हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस का ओमेगा 2 स्क्वायर। मतलब फ्लक्चुएशन एनर्जी जो होगी, जो कि जस्ट काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है, और दैट विल बी दी 400 न्यूटन इंटू मीटर, हाफ इंटू आई हमको चाहिए, और मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का वैल्यू हमको दिया गया है। अब ध्यान देना, स्पीड कभी कभी आरपीएम में भी दिए जाते हैं और कभी कभी ओमेगा में भी दिए जाते हैं, तो यू हैव टू फोकस अबाउट द यूनिट ऑल्सो। तो देयर इज नॉट गिवन n1 and n2, omega 1 and omega 2 are given. Omega 1 is the 210 radian per second and omega 2 is the 190 radian per second. So what will we do, 210 square 190 square, it's enough. So we can find the I by this concept, 2 into 400 divided by 210 का स्क्वायर माइनस का 190 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। सो आई विल बी दी 0.1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द टी थीटा डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्निंग मूवमेंट और क्रैंक एफर्ट फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ क्रैंक। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर हम टी थीटा डायग्राम की बात करें तो टी थीटा डायग्राम किसके किसके बीच का डायग्राम है, टर्निंग मूवमेंट, और थीटा क्या है बताओ, क्रैंक एंगल। और जो भी टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना।
तो दैट इज द टी थीटा डायग्राम। अब एरिया ऑफ द टी थीटा डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। ऑब्वियसली ये सारा जो एरिया होता है दैट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। व्हाई दैट इज रिप्रेजेंट वर्क डन? बिकॉज किसी भी चीज का एरिया अगर हम बात करें, एरिया ऑफ टी थीटा की बात करें, तो कभी भी किसी भी ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, यूनिट ऑफ टी इंटू यूनिट ऑफ थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा वो क्या आने वाला है। तो टी की यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर, और थीटा की यूनिट डायमेंशनलेस होता है, रेडियन जरूर लेते हैं बट इट इज नॉट द यूनिट। तो एन न्यूटन इंटू मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल। तो एक्चुअली में एरिया जूल रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट विल बी दी वर्क डन या एनर्जी। द वेरिएशन ऑफ द एनर्जी अबव एंड बिलो द मीन रजिस्टिंग टॉर्क, मतलब अगर हम किसी का टी थीटा डायग्राम बनाएं, कैसा भी टी थीटा डायग्राम बन जाए, डजंट मैटर दैट कि किस तरह का टी थीटा डायग्राम रहेगा, सपोज दैट इज द टी थीटा डायग्राम, है ना। अब अगर ये कोई टी थीटा डायग्राम है तो इस टी थीटा डायग्राम के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, दैट इज द रजिस्टिंग टॉर्क, या टी मीन भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसके ऊपर का जो ये एरिया है इसको ही हम क्या कहते हैं बताओ? फ्लक्चुएशन एनर्जी। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मीन टॉर्क तक ही बात करनी है। इसके ऊपर जब चीजें जाएंगी तो एनर्जी ज्यादा मिल रही होगी, और दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। और जब जरूरत पड़ेगा इस एनर्जी का इस सिचुएशन में, जब इस जगह होगा, जब मीन रजिस्टिंग टॉर्क से नीचे टॉर्क डेवलप हो रहा होगा, तो उस सिचुएशन पर हम एनर्जी को दे देंगे, रिलीज कर देंगे बाय द फ्लाईव्हील। सो सी ऑप्शन इज द आल्सो करेक्ट ऑप्शन। द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन एनर्जी सीई लिखते हैं ना, सीई एनर्जी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद रखना, जितना फ्लक्चुएशन एनर्जी है डिवाइडेड बाई वर्क डन पर साइकिल। लेकिन जो हमें दिया गया ऑप्शन में उल्टा दिया गया है, वर्क डन पर साइकिल बटे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी। तो डी विल बी द आंसर फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। द क्रैंक इफेक्ट डायग्राम ऑफ एन इंजन रनिंग अ मोशन इज शोइंग एरियाज अबव एंड द बिलो द मीन लाइन, जैसा भी मैंने पिछला बताया। अब ये वाले जो एरिया है 50 हो गया, 5 हो गया, ये सब एक्स्ट्रा एरिया है जो मीन रजिस्टिंग टॉर्क से ऊपर जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी पता करनी है। तो देखो इधर सब लोग, हम मान लेते हैं कि एनर्जी एट ए क्या होगी, उसका नाम मैंने ई ए मान लिया। सपोज दैट ई ए इज द एनर्जी एट ए। अब एनर्जी की बात करने वाले हम लोग एट बी। बी पर एनर्जी क्या होगी? ई ए प्लस एक्स्ट्रा 50। फिर एनर्जी एट सी की बात करें तो क्या होगा? सी पे जितनी एनर्जी थी उसमें से 20 और चली गई, तो ई ए प्लस 30 बची। अब डी पर अगर एनर्जी की बात करें तो डी पर जरा एनर्जी देखो सब लोग, जब तुम डी पर पहुंचोगे, इस जगह पहुंचोगे, तो प्लस में 5 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी इसमें, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो ई ए प्लस 30 प्लस 5, तो कितना आ गया बताओ? ई ए प्लस 35। अब ई की बात करते हो 35 चली गई, तो ई ए प्लस 35 माइनस 35, तो दैट विल बी दी ई ए। इसका मतलब समझना सब लोग, शुरुआत में ई ए थी शुरुआत में ई ए एनर्जी था, और फिर बाद में ई ए प्लस 50 हो गया, फिर ई ए प्लस 30 हो गया, फिर ई ए प्लस 35 हो गया, फिर ई ए हो गया। तो दीज आर द एनर्जीज, है ना। अब हमें इसमें मैक्सिमम एनर्जी ढूंढनी है, कौन सी सबसे बड़ी एनर्जी कौन सी दिख रही है? ये, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी। और सबसे छोटी एनर्जी कौन है? सिंपल सी बात है, ई ए ही सबसे छोटी है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? फ्लक्चुएशन एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन एनर्जी मैक्सिमम से हम किसको घटा देते हैं? मिनिमम को। तो ई ए प्लस 50 से ई ए को घटा दो, तो आंसर विल बी 50। तो क्या आ जाएगा बता सब लोग? 50 जूल इज द करेक्ट आंसर।
सी इज द करेक्ट आंसर. द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. अब एक बात ध्यान देना, यहां पर पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड जो होती है इसको हम सी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? सिंपल सी बात है यार, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय द मीन स्पीड, इसको ही कहते हैं हम लोग सी एस. क्लियर है? दैट इज द n1 माइनस n2, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और एवरेज ही तुम्हारा क्या होगा? मीन होगा. सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूला आ जाता है, तो दिमाग में बिल्कुल फिक्स करके रखना है, इसको भूलना नहीं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्लाई व्हील इज डिटरमाइंड बाय दी. अभी मैंने बताया सब लोगों को, व्हेन वी ड्रॉ दी टी थीटा डायग्राम लाइक दिस, तो जो ये एरिया बनता है, ठीक है ना, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब, फ्लाई व्हील के अंदर एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब होगी? जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी. तो दैट एरिया इज स्टोर्ड इन फ्लाई व्हील. ठीक है ना? तो है तो टी थीटा डायग्राम का ही एरिया निकालते हैं ना इसको, तो आंसर क्या आएगा? ए. दैट इज द टी थीटा डायग्राम. और सभी इररिलेवेंट आंसर्स थे. द सेफ रिम वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील इज गवर्न्ड बाई. अब देखो, फ्लाई व्हील जब घूम रहा होता है तो उसकी रिम की सेफ वेलोसिटी चाहिए होती है. तो याद रखना सब लोग, दैट इज द पार्ट ऑफ डिजाइन. है ना? तो पार्ट ऑफ डिजाइन में हम लोग सेफ वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर कितना होना चाहिए. तो एक्चुअली सेफ वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से आया है कि जो स्ट्रेस डेवलप होता है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू रो वी स्क्वायर. समझ गए? जो फ्लाई व्हील में स्ट्रेस आ रहा है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. तो ये स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रो वी स्क्वायर के बराबर हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है. क्लियर है सबको? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. तो आंसर यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि रेम की जो ये वेलोसिटी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेम, दैट इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. बिकॉज जब भी कोई चीज़ रोटेट कर रही होती है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेसेस आती हैं रिम में. तो वी कैन डिजाइन दी सेफ रिम वेलोसिटी. अब वो कितनी होगी देखो सब लोग, v बराबर सेफ वेलोसिटी की बात करें अगर, दैट इज द सिग्मा बाई रो विच इज द रूट वैल्यू. रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील. एंड सिग्मा इज द सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस. क्लियर है सबको? चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन अ फ्लाई व्हील सेफ स्ट्रेस. अब देखो सेफ स्ट्रेस दे दिया गया है 25.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेंसिटी दी गई है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे मैक्सिमम पेरिफेरिकल वेलोसिटी पूछ रहा है. तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम पेरिफेरिकल वेलोसिटी कितनी होगी? सिग्मा बाई रो का अंडर रूट. सिग्मा कितना है? 25.2 इंटू 10⁻6 करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और 7 ग्राम पर सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? 7 इंटू 10⁻³ ये हो गया किलोग्राम, और पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 10⁻² और 10⁻6 हो जाएगा. क्लियर है सबको? अब एक बात ध्यान देना, ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा. ऊपर इन द सेंस कहां पर होता? टॉप पे, एज इट इज ऐसे ही उठ के चला जाएगा. तो ऊपर बचेगा 25.2 और 7 इंटू 10⁻3. क्लियर है? क्योंकि ये 10⁻6 आपस +6 -6 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है ना यार, ये टर्म मल्टीप्लाई होने वाला है इसके साथ, ठीक है, इस वजह से. तो अब बताओ 25 और 200 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना. अब जो वैल्यू निकल के आएगी इससे 60 आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि करेक्ट 3600 बार ये से डिवाइड होगा. तो आंसर विल बी 60 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है.
अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क टाइप फ्लाईव्हील एज कंपेयर टू द रिम टाइप फ्लाईव्हील। अब ये दो टाइप के फ्लाईव्हील होते हैं, एक होता है डिस्क और एक होता है रिम टाइप फ्लाईव्हील। रिम टाइप फ्लाईव्हील के साथ में क्या है कि वी आर यूजिंग दी स्पोक्स, ठीक है। तो ये ज्यादा, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होता है, क्लियर है। इस वजह से जो एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है इसकी ज्यादा है, क्लियर है। स्टोर्ड एनर्जी भी इसमें क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी कंपेयर टू द डिस्क टाइप फ्लाईव्हील, क्लियर है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, फ्लक्चुएशन को ज्यादा सह सकता है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन का हमें कंपैरिजन चाहिए, डिस्क टाइप का रिम टाइप के साथ कंपैरिजन। तो सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क किसके बराबर होता है, mr स्क्वायर के, ठीक है ना, mr स्क्वायर बाई 2 के। और रिम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr स्क्वायर। इतना ध्यान रखना है सब लोगों को कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है। अब ज्यादा mr स्क्वायर होता है क्योंकि रिम में, और डिस्क का आधा होता है तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है। अब अगर हमें रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर बात करनी हो कि k ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाई k ऑफ रिम चाहिए हो, तो सिंपल सी बात है, इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अंडर रूट, क्योंकि I बराबर सबको पता होगा mk स्क्वायर होता है, तो k बराबर अंडर रूट I बाई m होगा, और m से m कट जाएगा, ठीक है ना। तो I ऑफ डिस्क, ठीक है ना, या I डिस्क अपॉन m कर लो, ये हो गया k डिस्क, और I रिम अपॉन m कर लो, ये हो गया हमारा रिम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 और नीचे होगा केवल r स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर की अगर बात करी जाएगी तो ये सब कट जाएंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1/√2। सो आंसर विल बी दी बी, 1/√2 टाइम्स, ठीक है ना। तो द आंसर विल बी दी 1/√2 टाइम्स। तो इससे एक चीज समझ में आई कि रेडियस ऑफ जायरेशन भी उसी का ज्यादा होगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और इस हिसाब से कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है, √2 होगा कि 1/√2 होगा। क्यों, क्योंकि हमें डिस्क बटे रिम पूछा जा रहा है, तो डिस्क का कम होगा तो सिंपल सी बात है डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें गलती कर देते हैं लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के 2 वाले में टिक लगाते हैं, जबकि रेडियस ऑफ जायरेशन 1/√2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द स्पीड ऑफ द इंजन वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड। तो देखा होगा इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड पे क्वेश्चन है, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, आरपीएम में चीजें बोली गई हैं। तो n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई 2, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यूज रख देते हैं, n1 सबसे मैक्सिमम होगा और n2 कम होगा, 410 प्लस 390, और n2 में ऊपर 2 हो जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 390 और 410 में कितने का फर्क है, 20 का, ठीक है ना, इंटू 2, और नीचे क्या बताओ 0, 800 आ जाएगा। अब बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो ध्यान रखना है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो 40/800, 0 से 0 चला गया, 4 से 20, तो 1 बटे कितना आ गया था 20, और 1/20 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, ठीक है ना, 0 और 5, डी इज द करेक्ट आंसर। तो दैट इज द आंसर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन। सो हम लोगों ने डिस्कस किया क्विज 17 का सोल्यूशन। अब जो तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्विज 16, तो हम लोगों ने डिस्कस किया क्विज 17 का सोल्यूशन। इसी तरह आगे क्विज 18 का सोल्यूशन हम लोग लेके आएंगे। जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ, और सभी लोगों को, सभी फ्रेंड्स को जरूर से जरूर वीडियो सजेस्ट करें, शेयर करें, जिससे कि सब लोग इस क्विज जैसे पैटर्न को फॉलो कर सकें और अपनी रेगुलर कंटिन्यूटी बना सके पढ़ाई में, ठीक है। और जिसको भी जिस भी सब्जेक्ट में वीक लगता है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स ज्वाइन कर सकता है, पैकेज वाइज कोर्स ज्वाइन कर सकता है, विच इज़ रनिंग इन अवर वेबसाइट।
बहुत ही अच्छे ढंग से कम कॉस्ट में और बिल्कुल बेनिफिशियल तरीके से पढ़ाई करी जा रही है। इसमें प्रॉपर तुम लोग ध्यान दो तो अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। तो क्विज को जरूर फॉलो करो, उसके शेड्यूल को जरूर फॉलो करो, और जो टेलीग्राम पे क्विज हो रहा है उसको फॉलो करो। क्वेश्चंस को देखो, अच्छे क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो यूज़ योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।